गुड मॉर्निंग भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कक्षा सप्तम का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी। क्या नाम है? हमारी बदलती पृथ्वी। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह अपनी पृथ्वी के बारे में। तो क्या आपके मन में प्रश्न आता होगा, क्या अपनी पृथ्वी बदलती भी है? ये बदलती पृथ्वी क्या है? इसके स्वरूप में यह अंतर, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदियाँ, कहीं ज्वालामुखी पर्वत, कहीं रेत ही रेत, ये सारे परिवर्तन कैसे हुए? ये कैसे बने? क्या एक दिन में ऐसा हुआ क्या? तो आज हम उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस पाठ में। इससे पहले आप बोर्ड पर इस पाठ में आए कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं, इसको चर्चा कर लें। स्थल मंडलीय प्लेटें, बाह्य प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया। तो इन सब मुख्य बिंदुओं पर कुछ पारिभाषिक नए शब्द हैं, इन पर चर्चा हम लोग आज कर लेंगे कि आखिर ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे। ये है स्थल मंडलीय प्लेटें, बाह्य प्रक्रिया या बहिर्जनित बल, आंतरिक प्रक्रिया यानी अंतर्जनित बल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र, वलन, भ्रंशन, विसर्ग, बाढ़कृत मैदान या कछार, डेल्टा, रेत का टीला, हिमोग। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम स्थल मंडलीय प्लेटें ये क्या है, तो संक्षिप्त जानकारी बाद में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी पृथ्वी, इसकी भूपटपटी जो पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भूपटपटी, भूपृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ जो है, यह भूपटपटी में अनेक छोटी छोटी कठोर प्लेटें होती हैं। बड़ी छोटी अनेक प्लेटों से यह भूपटपटी बनी है, जो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के वृत्तीय दिशा, उसमें मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर क्रोड में, वह सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूमता है ना। उनके वृत्तीय दिशा में घूमने के कारण वह प्लेटें भी भीतर में वो मूवमेंट जब होता है मैग्मा का, तो इसके कारण उनकी बाहर की प्लेट जो है, बाहरी भूपृष्ठ जो है, वह प्लेटों से जो बनी हुई हैं, वह भी धीमी गति से उनमें भी मूवमेंट होता है। वह भूपृष्ठीय प्लेटें भी, भूपटपटी की वह प्लेट जो हैं, वह भी गति करती रहती है। और इन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हुई हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ठीक ना। अब दूसरा शब्द है बाह्य प्रक्रिया या बहिर्जनित बल। तो पृथ्वी की बाह्य सतह पर, जैसे ही नाम है बाह्य प्रक्रिया, यानी पृथ्वी की बाहरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की बाह्य सतह पर उत्पन्न होने वाले जो बल हैं, जिनके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अनेक तरह की प्राकृतिक घटनाएं, अनेक फेनोमेना होती रहती हैं, अनेक प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे पानी का बहना, जल का बहना, हवा का तेज गति से चलना, समुद्र की लहरों का उत्पन्न होना, है ना। ठीक ना। ये सारी घटनाएं ये किसके कारण होती है? पृथ्वी के ऊपर में हो रही है। तो यह पृथ्वी की बाह्य बल हुई, यह पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया हुई, बहिर्जनित बल हुआ, है ना। अब दूसरा है आंतरिक प्रक्रिया या अंतर्जनित बल। आंतरिक प्रक्रिया या अंतर्जनित बल। तो प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी के बारे में हम जान ही चुके हैं,
तो अब हम जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उत्पन्न होने वाले बल हैं, जिनके कारण पृथ्वी की बाहरी सतह बल लगा अंदर में, पृथ्वी के अंदर वो बल लगा, उसकी आंतरिक अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी की बाह्य सतह या भूपर्वती पर कभी कभी आकस्मिक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं या विभिन्न तरह की गतियाँ होती रहती हैं, विभिन्न घटनाएं उसके पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के कारण, आंतरिक बल के कारण होते रहते हैं। तो वह क्या कहलाती है? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं या अंतर्जनित बल कहते हैं। यानी आपने देखा कि बाह्य प्रक्रिया में पानी का बहना, हवा का तेज चलना, समुद्र की लहरों का उठना गिरना या हिम नदियों का बहना, तो वो हुआ बाहर की प्रक्रिया, वह बाहर जनित बल। उसके कारण भी धरातल में परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी के रूप में परिवर्तन होते हैं, कुछ नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसी तरह आंतरिक प्रक्रियाओं में भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि हैं। यह पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है, जिसको अंतर्जनित बल भी कहते हैं। इनमें है जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप इत्यादि, ये अंतर्जनित आंतरिक क्रिया के कारण हुए, लेकिन हुआ कहाँ? पृथ्वी के बाहर आकर इसका परिवर्तन दिख पड़ा। तीसरा है भूकंप, अर्थक्वेक। इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। भूकंप यानी भूकंप भी क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बलों के कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल के कारण पृथ्वी की सतह का कांपना, ठीक ना? पृथ्वी की सतह का कांपना, कंपन उसमें होना, वही भू मीन्स पृथ्वी और कंप मीन्स कांपना, कंपन। तो पृथ्वी की सतह में कंपन होना जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण होता है, वह क्या कहलाता है? भूकंप या अर्थक्वेक कहलाता है। अगला शब्द है ज्वालामुखी, वोल्केनो। क्या नाम है? ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। वोल्केनो तो ज्वालामुखी यह क्या है? इन सारी बातों की चर्चा भी हम लोग पिछली कक्षाओं में और पिछले पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ये भूपर्वती पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे एक ऐसा खुला हुआ छिद्र है, एक ऐसा छेद है जिससे अंदर जो पिघले रूप में मैग्मा है हमारे क्रोर में, वहाँ का मैग्मा निकलकर बाहर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। यही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। अब एक और शब्द है भूकंप उद्गम। भूकंप का उद्गम केंद्र, भूकंप का उद्गम केंद्र यानी उद्गम, उसका भूकंप उठा कहाँ से, कहाँ केंद्र था, वह सेंटर कहाँ था, जहाँ से, जिस केंद्र से भूकंप जहाँ ज़्यादा प्रभावी हुआ, जहाँ से उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह स्थान जहाँ से भूकंप की तरंग उत्पन्न होती है, वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह स्थान जहाँ से भूकंप की तरंग उत्पन्न होती है, जहाँ से जिस पॉइंट पर, वही भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब दूसरा बिंदु है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का, वह था पृथ्वी के अंदर का, अंदर की बात। अब ये अधिकेंद्र तो पृथ्वी की सतह पर, वह पृथ्वी की सतह के अंदर या पृथ्वी की सतह पर, ऊपर में, पृथ्वी की सतह के ऊपर का वह स्थान जहाँ भूकंप के कारण सबसे अधिक नुकसान, सर्वाधिक हानि होती है और जो उद्गम केंद्र से सबसे निकट दूरी पर स्थित होता है, वही भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है ना? एक शब्द है वलन। वलन बल पड़ना यानी मोड़ पड़ना। वलन शब्द से भी आप परिचित हैं, बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत। तो वलन है
कि पृथ्वी की संपीड़ित बलों के कारण क्षैतिज बल अगर लगा, पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज बल लगा तो ये सीधा चीज बल लगते लगते क्या हो गया, मोड़ पड़ गया, उठ गया। तो पृथ्वी की संपीड़ित बलों के कारण भूपर्पटी में जो उत्पन्न होती है क्षैतिज गति, वही क्या कहलाता है, बलन कहलाता है। अगला शब्द है भ्रंशन, कि अगर पृथ्वी की भूपर्पटी उसकी सतह पे तनन बल, ऊर्ध्वाधर बल लगा, ऊर्ध्वाधर बल लगा नीचे से ऊपर की ओर, तो पृथ्वी की सतह में क्या होगा, वह टूट जाता है। और यही भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाली ऊर्ध्वाधर गति को ही भ्रंशन कहते हैं। टूट जाता है पृथ्वी का वह क्षेत्र, वहाँ से एक बार धंस जाता है, दूसरा भाग उठ जाता है, जिससे आपने पढ़ा था कि भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब है विसर्ग, एक शब्द है विसर्ग। विसर्ग यानी नदी, जब नदियाँ जल का बहना मुख्य कारकों मैंने बताया, नदी का बहना, हवा का चलना, पवनों की गति या ज्वार भाटा समुद्री लहरों का के कारण जो उत्पन्न होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तो नदियाँ भी, नदियाँ जल को लेके जाती है। तो यहाँ पर विसर्ग का अर्थ है कि नदी के मार्ग में अगर ऐस आकृति का, ऐसा नदी आ रही है, ऐसा विसर्ग, ऐस आकार की का मोड़ अगर आ गया तो वह क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। अगला है बिंदु बाढ़कृत मैदान या कछाड़। बाढ़कृत मैदान यानी जिसको हम कछाड़ भी कहते हैं, बाढ़कृत मैदान कहें या कछाड़। बाढ़कृत यानी बाढ़ के द्वारा बनाया गया, बाढ़ के कारण बना है, उसको कछाड़ भी कहते हैं। यानी बाढ़ में के दौरान जब बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने तटों पर फैल जाती है और अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी को अपने दोनों तटों पर भी छा देती है। तो इसको हम जलोढ़, बाद में जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। जल के द्वारा ला गए उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ मैदान, इसको कछाड़ भी कहेंगे, बाढ़कृत मैदान भी कहते हैं, जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। एक और बिंदु है डेल्टा। डेल्टा के बारे में भी आप लोग पहली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा क्या है, नदी के मुहाने पर, यानी नदियाँ जहाँ समुद्र में गिरती है, नदी के मुहाने पर निर्मित त्रिभुजाकार ऐसी आकृति, नदी यहाँ से बहती आ रही है तो ये बढ़ के यहाँ चली आई और यह बीच का ये बाढ़, ये भाग, ये स्थल भाग, नदी इधर आ गई, फिर यहाँ से ये भाग बट गई तो ये बीच का भाग है। तो नदियों के मुहाने पर निर्मित त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुजाकार भूमि जहाँ की जलोढ़ मृदा अत्यधिक ही उपजाऊ होती है, वह डेल्टा कहलाता है। अपने यहाँ भी गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बहुत बड़ा डेल्टा वहाँ पर बनता है, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जानते हैं, और वह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान है ना। अगला है रेत का टीला। नाम, रेत मीन्स बालू, सैंड, रेत का टीला। अब रेत का टीला, ये तो बात हो गई मरुस्थल की। जैसे ही रेत का नाम आता है तो मन मस्तिष्क में एक दृश्य आ जाता है कि वह मरुस्थल का ही स्थान होगा। तो मरुस्थल में तेज हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ, वहाँ तो पेड़ पौधे बहुत कम है ही नहीं, वनस्पति तो है नहीं, तो अपने साथ हवा के तेज बहाव के कारण बालू को भी उठा के ले जाती है, और जहाँ पर बालू हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो वहाँ उनको गिरा देती है, तो वह ज़मीन पर वहाँ बालू का ढेर के रूप में बन जाता है। वही बलुआ टिब्बा या रेत का टीला कहलाता है, ठीक ना। हिमोर, हिमोर, हिमोर किससे बनेगा, हिम नदी से, हिमोर हिम नदी से, और जलोढ़, हिमोर किससे बनेगा, हिम नदियों के द्वारा। तो हिम नदियाँ
भारी नदियाँ होती है, हिम नदी यानी ग्लेशियर हिम, तो वह हिम नदियाँ भी अपने साथ बहुत सारी पत्थर, चट्टान इत्यादि, बालू आदि को साथ साथ लेके आती है, और जैसे ही उसकी रफ्तार कम होती है तो उनको वहाँ पर रास्ते में निक्षेपित कर जाती है, छोड़ते जाती है, और वह उन निक्षेपों के कारण जो मैदान तैयार होता है वही हिमोर कहलाता है, हिमोर स्थलाकृति कहलाती है। तो आज हमने पाठ 3 के कुछ मुख्य बिंदुओं, कुछ नए शब्दों पर चर्चा की। फिर अगली कक्षा में अगले दिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी की आंतरिक गतियों, बाह्य गतियों इत्यादि और उनसे बने हुए विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।